Today's topic is scope and functions of educational psychology. शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कार्यक्षेत्र है या इसके क्या प्रकार हैं, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या अध्ययन किया जाता है या क्या क्या ये कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप और फंक्शंस को हम 5 सब हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, द लर्नर, शिक्षार्थी। सेकंड, सीखने संबंधी अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। थर्ड, द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। फोर्थ, लर्निंग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट, सीखने से संबंधित परिस्थितियां या वातावरण। और फिफ्थ, द टीचर, अध्यापक। तो सबसे पहला शिक्षा मनोविज्ञान का एरिया या स्कोप में आता है पॉइंट द लर्नर, शिक्षार्थी या विद्यार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहली धुरी विद्यार्थी है। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत कुछ विषय सामग्री शिक्षार्थी को लेकर ही होती है। इसमें जहाँ इसकी सामग्री के माध्यम से एक और जहाँ विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझने और जानने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है और दूसरी ओर उसे जानने के लिए आवश्यक तकनीक और विधियों का भी उल्लेख होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं और उनका मापन, व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं और क्षमताएं, उसका आंतरिक बाह्य चेतन अचेतन और अर्धचेतन व्यवहार, शैशव काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसकी वृद्धि और विकास की दिशाएं और विशेषताएं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट एरिया और स्कोप में आता है लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने संबंधी अनुभव। दूसरा जो इसका कार्यक्षेत्र है वो सीखने संबंधी अनुभवों को लेके है। यद्यपि शिक्षा मनोविज्ञान में ये निर्णय नहीं लिया जाता कि क्या पढ़ाना है, कौन सी सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थी को दिए जाने हैं, लेकिन फिर भी सीखने संबंधी सभी अनुभव विद्यार्थी को किस प्रकार दिए जाएं ये बतलाने का उत्तरदायित्व एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। शिक्षा दर्शन में क्या होता है, किसी एक स्तर पर किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के उद्देश्य और मूल्यों से परिचित करा दिया जाता है और फिर शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो ऐसे में शिक्षा मनोविज्ञान ही ये डिसीजन लेने में सहायक होता है कि कौन कौन से सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थियों को उसके अपने विकास के स्तर के अनुसार कब दिए जाएं, किस लेवल पे किस तरह का एजुकेशनल मटेरियल विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है जिसको कि वो ग्रहण कर पाएगा, आसानी से सीख पाएगा, उसका एक एज वाइज। तो ये सब विषय सामग्री शिक्षा मनोविज्ञान में आती है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के सीखने संबंधी अनुभवों के उचित चुनाव के लिए आवश्यक ज्ञान और सिद्धांत जुटाने का प्रयास करता है। थर्ड है द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। सबसे पहले लर्नर से परिचित हुए, फिर सीखने संबंधी अनुभव कौन से उसको दिए जाने हैं। इसके बाद आता है कि इन अनुभवों को आसानी से और सफलतापूर्वक ग्रहण कराने के लिए कैसे जो है सीखने के विभिन्न नियम, सिद्धांत, स्मृति, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, सोचने विचारने की प्रक्रिया, समस्या समाधान, प्रशिक्षण, स्थानांतरण आदि का यूज़ किया जाए, कैसे सीखने की प्रक्रिया का यूज़ किया जाए, किस प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे शिक्षार्थी अधिक से अधिक सीख सके, अधिक से अधिक ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है द लर्निंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट, सीखने से संबंधित परिस्थितियां और वातावरण। इसमें सीखने से संबंधित परिस्थितियां और वातावरण को लेकर विषय सामग्री का ताना बाना बुना रहता है। जैसे कक्षा का वातावरण, क्लासरूम क्लाइमेट किस तरह का हो, सीखने में सहायक समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी, मूल्यांकन की विधियां, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, गाइडेंस काउंसलिंग आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है द टीचर, अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण धुरी अध्यापक है, क्योंकि अध्ययन और अध्यापन के किसी भी कार्यक्रम में टीचर का अपना अमूल्य स्थान है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भी इसको बुलाया नहीं जा सकता और इसमें विषय वस्तु को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया में अपने अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए अपने आप को जानने की आवश्यकता से परिचित कराता है। ये उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिवेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट आदि
का अध्ययन करता है। इसके अलावा टीचर्स में कौन कौन से पर्सनालिटी संबंधी ट्रेट्स होना चाहिए, उनकी अभिरुचियाँ और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे टीचिंग को उन्नत बनाया जाए, टीचर इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो विद्यार्थी, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, सीखने से संबंधित परिस्थितियां या वातावरण और अध्यापक से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। ये तो आपने पढ़ा भी, एरिया या स्कोप। अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य। किसी भी टीचर की क्या भूमिका होती है? टीचर की टीचिंग वर्ल्ड में वही भूमिका होती है जो कि एक बड़े से इंजीनियर की होती है या एक बांध या पुल बनाने वाले मिस्त्री या कारीगर की होती है। यहाँ जितनी अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी और प्रायोगिक कुशलता उसके पास होनी चाहिए, उतना ही अच्छी तरह वह अपने कार्य को कर पाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इसमें भी टीचर के द्वारा प्रदत्त शिक्षा का विज्ञान और तकनीकी शास्त्र एक प्रकार का, जितना अच्छा टीचर को ज्ञान है और व्यावहारिक कौशल है और उसको वो कैसे प्रेजेंट करता है, दोनों ही बातें इम्पॉर्टेंट होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण संबंधी कार्य इसमें आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसमें इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम कुछ प्रमुख भागों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। इसके प्रमुख कार्यों को हम 9 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू नो द लर्नर, शिक्षार्थी को जानना। सेकंड, टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। थर्ड, टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। फोर्थ, to arrange suitable learning situations and environment. Fifth, to help in maintaining proper discipline. Sixth, helping in evaluation and assessment. Seventh, to help in rendering guidance. Eighth, helping the problem children. और ninth, to know about oneself. तो सबसे पहला फंक्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या है? टू नो द लर्नर, शिक्षार्थी को जानना। टीचर को अपने विद्यार्थी की शक्ति और उसकी योग्यताओं का पता होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना वो अपने कार्य में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। और शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के बारे में बहुत कुछ बातें जानने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, क्या क्या जानने में मदद करता है? शिक्षार्थी का दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड्स और उसके अन्य जो भी एक्वायर्ड और इन्वॉल्व कैपेसिटीज़ है, एबिलिटीज़ हैं, उनका ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है। इसके अलावा उसकी सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके विचार के विभिन्न आयाम। नेक्स्ट, उसकी प्रगति करने की लालसा का स्तर। नेक्स्ट, उसका चेतन, अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार। नेक्स्ट, उसका अभिप्रेरित व्यवहार। नेक्स्ट, समूह के अंतर्गत उसके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। और नेक्स्ट है इसका अपने परिवेश में समायोजन और उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर। तो ये हुआ कुछ पॉइंट्स टू नो द लर्नर या शिक्षार्थी को जानने से संबंधित। सेकंड है टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभवों का चयन और आयोजन। जब शिक्षार्थी को जान लिया तो अब शिक्षा देने के लिए कुछ रंगमंच तैयार हो जाता है। तो फिर कुछ समस्याएं आती है कि किस स्तर तक किस तरह की शिक्षण संबंधी अनुभव और सामग्री शिक्षार्थियों को दी जानी चाहिए। और दूसरा आती है समस्या, अनुभवों और सामग्री चयन करने के पश्चात उनका क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए न केवल बच्चे के विकास की अवस्थाओं से संबंधित
प्रमुख विशेषताओं से परिचित होना आवश्यक है, बल्कि सीखने के नियम, सिद्धांत और सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान भी आवश्यक है। और इन सब को जानने में केवल शिक्षक मनोविज्ञानी अध्यापक की सहायता कर सकता है। थर्ड फंक्शन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन एवं सीखने की कला और तकनीक सुझाना, टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। शिक्षार्थी को जाना, इसके पश्चात उसको कैसे सिखाया जाए। अब ये प्रश्न सामने आता है, इसका भी समाधान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसे जो है शिक्षार्थी को सिखाया जाए, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही इससे अवगत कराया जाता है। कैसे किसी विषय को सीखा जाए, किसी विषय सामग्री को, और कैसे सिखाया जाए। सीखने की प्रक्रिया में कैसे विद्यार्थी के इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाए, कैसे उसके अटेंशन को केंद्रित किया जाए, आदि बातें शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पता चलती है। तो इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान टीचर को ये बताने की चेष्टा करता है कि शिक्षार्थी को वो कैसे सिखाए, उचित शिक्षण विधियों का पता बताता है। उचित शिक्षण विधियाँ इसके माध्यम से पता चलती हैं, टीचिंग की जो है अच्छी टेक्निक्स। और कोई एक विधि या टेक्निक सभी परिस्थितियों में उचित नहीं रहती, तो अलग अलग विषय सामग्री के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक्स, किस परिस्थिति में किस टेक्निक को अपनाना है, ये सारा ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलता है। नेक्स्ट है टू अरेंज सूटेबल लर्निंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट, सीखने के लिए उचित परिस्थितियां एवं वातावरण का आयोजन। अध्यापक के पास क्या होता है कि उपलब्ध वातावरण और परिस्थितियों का भी शिक्षा की प्रक्रिया में इसका बड़ा संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि किस प्रकार के अध्यापन और अध्ययन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण की आवश्यकता है, किस समय व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है और किस समय ग्रुप टीचिंग की आवश्यकता है। तो इस तरह से एक प्रकार की परिस्थितियां विद्यार्थियों को सीखने और कार्य करने को अधिक से अधिक प्रेरित कर सकती हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही उनकी जो उपलब्ध परिस्थितियां हैं और वातावरण को नियंत्रित कर उसको अध्ययन और अध्यापन के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन, उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता करता है। डिसिप्लिन की समस्या बहुत आती है ना, डिसिप्लिन गड़बड़ हो गया तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि विद्यार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं, व्यवहार और क्षमताओं से परिचित कराता है, गुरु शिष्य संबंधों को कैसे मधुर बनाया जाए, कैसे उचित अनुशासन स्थापित किया जाए जिससे कि रचनात्मक अनुशासन बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, मापन और मूल्यांकन में सहायता। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत मापन और मूल्यांकन की जो सबसे बेस्ट टेक्निक्स है, जो प्रैक्टिस है, उनका भी ज्ञान सम्मिलित होता है। तो इससे क्या होता है, शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं के उचित मूल्यांकन में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन रेंडरिंग गाइडेंस, मार्ग निर्देशन में सहायता। जितना अध्यापक एक टीचर मापन मूल्यांकन की टेक्निक से परिचित होता है उतना शायद उसके पेरेंट्स भी नहीं हो सकते। और शिक्षार्थियों को कैसे उनको जो है गाइडेंस देना है, कैसे काउंसलिंग करना है, ये सब उचित मार्गदर्शन भी शिक्षा मनोविज्ञान में बताया जाता है जिससे कि वो विद्यार्थियों की उचित सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। कुछ बच्चे असाधारण होते हैं, या तो वो पिछड़े हुए होते हैं या अपनी मेधावी शक्ति के कारण कक्षा के अन्य बच्चों के साथ, और कभी कभी कहना चाहिए कि ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं तो भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। दोनों ही तरह के बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई होती है, या तो जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है या जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड चिल्ड्रन है। कुछ के अंदर क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसे में सभी बच्चों के उचित समायोजन में उनके यथानुकूल व्यवहार कर उनको ठीक रास्ते पे लाने के कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की काफ़ी सहायता करता है। और लास्ट पॉइंट है टू नो अबाउट वनसेल्फ, स्वयं अपने आप को समझना।
शिक्षक को या टीचर को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है, उतना स्वयं भी अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो विशेषताएं हैं, उनसे भी परिचित होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में वो स्वयं कैसा व्यवहार करता है, उसकी अपनी रुचि, आदर्श और दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, इस बात का पता होना भी एक सफल टीचर के लिए आवश्यक है। उपलब्ध वातावरण और परिस्थितियों से समायोजन उसकी अपनी सफलता की पहली सीढ़ी है। जब टीचर स्वयं अपने आप को जानेगा, उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से संतुलित होगा, समायोजित होगा, तभी वो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व में वांछित परिवर्तन ला सकने में समर्थ होगा और उनको उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर सकेगा। तो इस तरह एक शिक्षक के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या महत्व है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा कितने इम्पोर्टेंट कार्य किए जाते हैं, ये आपने देखा। हाँ, तो इस तरह से आपने शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य देखे। अब नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विथ रिगार्ड टू लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान का सब्जेक्ट मैटर है, इसके जो लॉस है, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इन सब का लर्निंग प्रोसेस और उसके रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सीखने वाले को भी सभी दृष्टि से अधिगम उद्देश्यों की वांछित प्राप्ति कराने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से कार्य हैं, विद्यार्थियों को लर्निंग की प्रोसेस और उसके परिणामों की प्राप्ति के संदर्भ में किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान लाभप्रद हो सकता है, अब इसको मैं 1 बाय 1 क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले उन्हें अपने योग्यताओं और क्षमताओं को जानने और समझने में सहायता मिल सकती है। इससे वो अपने आप से भली भांति परिचित हो सकते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के स्तर को और अपनी योग्यता और क्षमता के स्तर के अनुकूल समायोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा और अधिगम के सिद्धांतों एवं विधियों की जानकारी उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने और सीखने में भली भांति सहायक बन सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मोटिवेशन और लर्निंग के सिद्धांत और विधियों की जानकारी दी जाती है। ये जानकारी उनको सीखने के लिए मोटिवेट करती है और उनको सीखने में बहुत अधिक सहायता करती है। थर्ड पॉइंट, अटेंशन की प्रोसेस और उससे सहायक तत्व है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं लोगों की जिनसे डिस्ट्रैक्शन होता है, व्यवधान होता है, इन सब बातों की जानकारी उनको सीखने की प्रक्रिया में ध्यान रहने में भली भांति मदद कर सकती है। नेक्स्ट, लर्निंग और ट्रेनिंग के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने आप से और वातावरण से एडजस्टमेंट करने में कितना लाभ है, ये जानकारी उन्हें जीवन में सफल रहने में सहायता कर सकती है। नेक्स्ट, ग्रुप डायनेमिक, समूह गतिशास्त्र और समूह व्यवहार आदि से संबंधित बातों की जानकारी उन्हें अपने व्यवहार को कक्षा या समूह व्यवहार और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता कर सकती है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार विज्ञान के रूप में, चूंकि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है, विद्यार्थियों को दूसरों के व्यवहार को समझने, समायोजित होने और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों को इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए, इसका ज्ञान देता है। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों को अधिगम में सजग रह के ठीक प्रकार के परिणामों की प्राप्ति में अनुकूल सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट, लर्निंग संबंधी कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान कर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कराने में सहायता करना। एक प्रकार से चाहे टीचर्स के द्वारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस संपन्न होती हो या विद्यार्थियों के द्वारा लर्निंग के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान और कौशल बहुत मूल्यवान सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि इसके उपयोग सामग्री और उपभोक्ता जैसा गहरा संबंध इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, वंशानुकूल, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, उसकी प्रोसेस और लर्निंग पे पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। इससे क्या फायदा है? इससे वे बालक जो निम्न जाति, वंश, पिछड़े वर्ग, प्रदेश, अल्प बुद्धि और या कहीं से डिसेबल्ड है, तो उनको अगर उनके पेरेंट्स को जानकारी मिल जाती है, उनके फैमिली मेम्बर्स को और उनको मिल जाती है, तो वो हीनता और निराशा के भावों से बच सकते हैं।
इस तरह से अपने परिश्रम से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग संबंधी प्रोसेस पे संसाधनों और सीखने संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव की जानकारी उन्हें ऐसी परिस्थितियों में लर्निंग करने का अग्रसर करती है, मोटिवेट करती है। इससे क्या होता है, लर्निंग से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट, मेमोरी, स्मृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कैसे ठीक प्रकार से मेमोराइज करना है, कौन कौन सी टेक्निक से स्मरण की, धारण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब जानकारी मिलती है जो कि उनकी क्षमता और उनकी लर्निंग में बहुत सहायक हो सकती है। नेक्स्ट, सीखने और लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने और प्रशिक्षण का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण उन्हें अधिगम प्रक्रिया में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। एक प्रकार की लर्निंग दूसरे प्रकार की लर्निंग को सीखने में हेल्पफुल है। तो ये जानकारी किस प्रकार की लर्निंग कहाँ पे कैसे हेल्पफुल है, इसकी जानकारी से वो सीखने में बहुत अधिक उनको मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखना, कैसे अच्छी हैबिट्स सीखी जा सकती है, कैसे बुरी हैबिट्स से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक्स हैं वो लर्निंग के जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करने में बहुत मददगार है। और लास्ट, उचित व्यक्तित्व विकास के लिए सभी बच्चों का संतुलित और समन्वित विकास होना आवश्यक है। और कैसे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सभी बच्चों का बैलेंस्ड हो, ये शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से पता चलता है। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक आदि के संतुलित विकास की ओर ध्यान दिला के अध्यापक और विद्यालय इस दिशा में किए गए प्रयत्नों में सफलता हासिल करने में सहायक हो सकते हैं। तो ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के लर्निंग से रिलेटेड कार्य, अधिगम संबंधी कार्य। तो इस तरह से आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दो तरह के होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के लर्निंग से संबंधित कार्य या शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा गया। पहले में आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू टीचिंग, और दूसरी कैटेगरी में शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू लर्निंग। तो इस तरह से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके ज्ञान से एक शिक्षक अच्छा शिक्षक बन सकता है और एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायक है। थैंक यू। अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर